नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े थे, अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा जब मैं बीपीएससी का पब्लिक वीडियो लेके गया था आपके सामने, तो उनको मेरी बात याद रही होगी। और बात क्या याद रही होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले सभी लोगों को, प्रतिभा जी, सपना जी, सभी लोग को, संजय जी, मिथिलेश, सभी लोग को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को नमस्कार। तो मैंने एक बात कही थी कि एनसीईआरटी पढ़ना उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, उसके अलावा जो टॉपिक एनसीईआरटी में है, जैसे इलेक्शन कमीशन एनसीईआरटी में था, अब एनसीईआरटी में वो टॉपिक था इलेक्शन कमीशन, लेकिन 4 लाइन में जो एनसीईआरटी में खत्म किया है, उसके 4 फंक्शन बताएं कि 4 कार्य क्या होते हैं, 1 2 3 4 करके 4 दिया है। यकीन ना हो, एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 सिविक्स में आप ओपन करके देख सकते हैं। पॉलिटिकल जो चैप्टर का नाम है, 3rd चैप्टर है, ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिकल, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था सिर्फ इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए और बिंदु देखने होंगे, यानी एनसीईआरटी के बाहर जाके आपको देखना होगा, मैंने आपसे कहा था। और जब प्रश्न आया एग्जाम में, प्रश्न एनसीईआरटी से हूबहू भी आए हैं, उसके अलावा अलग से पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो थोड़ा और आए हैं। जी हां, हम उसी की बात कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने बिहार पीसीएस में, जो बीपीएससी में टीजीटी का जो पेपर था सामाजिक विज्ञान में, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन था, जो मैं देखता था, आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं। कुछ प्रश्न हैं और मैं आपको बताऊंगा उसके आंसर क्या थे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ जा सकता है इसमें। तो सभी लोग बने रहिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रतिभा जी नमस्कार। पेपर कैसा गया नेट जेआरएफ का आपका? कल आपका एग्जाम था। सपना जी कह रही हैं सर इंटरनेशनल रिलेशन का मैराथन करवा दीजिए। अच्छा, पिछले पैटर्न के अनुसार, ठीक है, आपका समझाया हुआ समझ आता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल सपना जी, आपने कहा बहुत जल्द नेक्स्ट संडे को ही ले लेते हैं आईआर की पब्लिक क्लास, ठीक है। संजय जी कह रहे हैं नमस्कार, मिथिलेश जी स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे आए हैं, और प्रश्नों को देखने के बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए सभी लोग शुरू करते हैं। सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र का पोर्शन, ये देखिए प्रश्न आपके सामने पहले स्क्रीन पे दिया है। 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। चलिए सभी लोग का स्वागत। नमस्कार प्रीति कुमारी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, फ्लैक्चुएट कर रहा था, उसी को देखने गए थे, ठीक है। ऑनलाइन में ही कभी कभी दिक्कत हो जाती है, इतना वर्कलोड बढ़ जाता है ऑनलाइन में, जिसकी वजह से वो फ्लैक्चुएट करने लगता है, और जब फ्लैक्चुएट होता है दिक्कत हो जाती है। सभी प्रतिभा जी आपने बताया कल नेट जेआरएफ का पेपर था। देखिए जो सोशल साइंस का जो पेपर आया बिहार में, जिस पेपर को लोगों ने सॉल्व किया था, और कुछ बच्चों ने मुझे इसलिए फोन किया कि सर आपने सही कहा था कि एनसीईआरटी के अलावा, और कुछ बच्चों ने यह भी कहा मुझे कि इसे 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आपने जो जो पढ़ाया था यूपी के टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में, वही मैं पढ़ा था, और उसी में से क्वेश्चन आए गए। ये तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। जो लोग पेपर दिए हैं वो तो पेपर देखे होंगे, जो नहीं दिए हैं चलिए उनको मैं दिखाता हूं पेपर। अभी तो मुझे थोड़ा 1 मिनट, इसमें बोर्ड में थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, हैंग कर रहा है। संजय अग्रवाल जी, प्रीति कुमारी जी नमस्कार। लगता है बच्चे लाइव जुड़ करके चले जाते हैं।
देखिए तैयारी करते रहिए, बिहार एकदम बहुत जल्द इसका ज्वाइनिंग देगा, जनवरी तक इसको अपॉइंटमेंट करा देगा। उसके बाद इसी को देखते हुए यूपी भी कभी भी घोषणा कर सकती है, एलटी की वैकेंसी की घोषणा यूपी कभी भी कर सकती है, याद रखिएगा। तो तैयारी करते रहिए क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, और इलेक्शन आने वाले हैं तो ये मान के चलिए किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। ठीक है, फटाफट सब लोग तैयार हो जाइए इसमें, बस रुक जाइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पेपर कौन सा है, और ये रहा आपके सामने पेपर। ये देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये बिहार में टीजीटी में नागरिक शास्त्र में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के नागरिक शास्त्र में आया एसएसटी के क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक, यहां पे क्या लिखा है, श्वेत अल्पसंख्यक, क्या लिखा है, श्वेत अल्प की क्वेश्चन देखिए, श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता किसने प्राप्त की थी। ऑप्शन देखिए यहां पे दिया है, जिम्बाब्वे है, बेल्जियम है, फिजी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये ऑप्शन बिहार में बड़ी खासियत है कि 5 ऑप्शन दे रहा है, और इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, 1980 में जिस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी उसका नाम क्या था, जिम्बाब्वे। क्या नाम था, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे में आंसर सही है ए। जिम्बाब्वे वो देश था जहां पे श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त, किससे, श्वेत अल्पसंख्यक शासन से, मतलब जो श्वेत थे, देखिए 2 तरह के लोग थे, एक श्वेत एक अश्वेत। ऐसे भारत में अंग्रेज आए थे, गोरे और काले का लफड़ा था, वैसे वहां पर श्वेत क्या थे, कम थे, लेकिन उन्हीं का शासन था। 1980 में क्या हुआ, इस शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली गई। इसका ऑप्शन ए था, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा तर्क नहीं है, वैध तर्क नहीं है पूछ रहा है प्रजातंत्र के विरुद्ध। देखिए प्रजातंत्र की बात कर रहा है, यानी बात यहां पे किसकी आ रही है, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। और एनसीईआरटी में सिविक्स में, ठीक है, 9th क्लास में पहला चैप्टर है व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसी में दिया है। तो यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, या अस्थिरता की ओर ले जाता है, या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इससे देरी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, यह ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, अस्थिरता की ओर ले जाता है। कभी कभी लोकतंत्र में सरकार अकेले बनती है, कभी कभी गठबंधन से बनती है, समय से पहले सरकार गिर जाती है, कुछ भी हो सकता है। भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं, चुनाव इलेक्शन कमीशन आपने पढ़ा है, चुनाव प्रचार के समय कितना तरीके से भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, ऑप्शन एनसीईआरटी बुक में लिखा है, मनी एंड मसल्स पावर का यूज करते थे, पैसे का इस्तेमाल करते थे, बाहुबल का इस्तेमाल करते थे, लालच देना, और इससे देरी भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल देरी होती है, यह बात सही है। तीनों ऑप्शन है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जब डेमोक्रेसी के डिमेरिट देखते हैं, लोकतंत्र के अवगुण, तो उसमें ये सब बिंदु देखने को आता है, उसमें ये सब बिंदु जो है देखने को आता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता। सार्वभौमिक वयस्क, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहा है, सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 में है। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दिया हुआ है, एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन उसमें नहीं दिया है रवि जी, लेकिन उसमें एक भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, आप जब पढ़ोगे उसको, तो इसमें कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब। अब एनसीईआरटी में सिर्फ इंडिया के बारे में दिया था, क्लास 9th की एनसीईआरटी में, तो यहां पे कोई देश नहीं था। हालांकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण कौन नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से, सॉरी, यह उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, और अब देखिए सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता है, फिजी में भी ऐसा नहीं होता है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका यहां पे सही है, डी, बिल्कुल रवि तिवारी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
किसने की थी? आप सभी को पता है संविधान सभा का निर्माण संविधान के निर्माण के लिए किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी तौर पर जो अध्यक्ष चुने गए थे, जिन्होंने इसके बैठक की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। अब ये प्रश्न आपको चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 9th आपको मिल जाएगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन संवैधानिक प्रारूप चैप्टर का नाम है, उसमें दिया हुआ है, तो आप इसे दे सकते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी नहीं, पहली बैठक की अध्यक्षता यहां पूछ रहा है डियर, पहला सी है, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद उसके बाद चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्या है? गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है किसकी? निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है किसी भी देश को गणतंत्र या गणराज्य कब कहते हैं? जब उस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट महोदय, जनता के थ्रू निर्वाचित होते हैं, बट डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन होते तो हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहां पे सही है, निर्वाचित राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन आपका सही है, निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए शक्तियों की साझेदारी को देखिए, तो सरकार के विभिन्न अंग, अब विभिन्न अंग देखेंगे तो क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सिविक्स में, ठीक है, सत्ता की साझेदारी, चैप्टर का नाम ही है सत्ता की साझेदारी, और उसमें कई तरीके से बताया गया, 4 तरीके से बताया गया है, चाहे केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्थानीय स्तर पे अलग अलग हो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग हो, इस तरीके से। तो विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी होती है, इसको कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। विभाजन नहीं कहेंगे, विभाजन का मतलब होता है बांट देना, कि शक्तियों को बांट दिया गया, बांटा नहीं गया, शक्तियों का अलगाव किया गया पहले से ही। बांटना कब होता है? जब किसी एक के पास रहता है और वो सबको बांट देता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण पहले से ही संविधान में दिया गया है। तो आंसर सही है आपका बी। मुझे पता था लड़के यहाँ पे गलत करेंगे, इसी तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अभी कल 10 तारीख थी, 10 दिसंबर कल डेट थी, और विश्व मानवाधिकार दिवस लोगों ने मनाया है। तो उसके बारे में, क्या एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, 1993 में स्थापित हुई थी, बहुसदस्यीय निकाय है, या इसमें से क्या होगा? 7 का आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या होगा। 7वें प्रश्न का आंसर पूछ रहा है आपसे, 7वें प्रश्न का आंसर पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसका जो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या बिल्कुल बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसकी बात वैसे आर्टिकल तो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ये इसकी स्थापना सही है। तो ये आंसर जो है आपका सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त में से एक सही है, एक से अधिक, बिल्कुल रवि तिवारी जी, डी सही है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अभी कल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से 4 घंटे की क्लास ली थी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस किए थे। उसे मैंने बताया था मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसे मैंने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसके आधार पे अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो बी ऑप्शन सही है। गुड आफ्टरनून मधु जी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही। हाँ बिल्कुल रवि जी, बी सही है। अगला प्रश्न, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? क्लास 10th की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10th के एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है ये। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक आध क्वेश्चन आप लोग बताइए, थोड़ा स्पीड में बताइए, क्या लगता है क्या होगा? बताइएगा।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1949 दिया, 1956 दिया, 1947 दिया है। तो रवि तिवारी जी कह रहे हैं सर 9th का बी होगा। चलिए श्रीलंका की अगर हम बात करें तो भैया इसका जो सटीक आंसर है वो है 4 फरवरी 1948। ठीक है, 4 फरवरी 1948। तो यहां पे 1948 किसी में नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ई सही है। ऑप्शन नंबर ई सही है। मधु जी कह रहे 1956 नहीं, स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में कहा है। श्रीलंका को स्वतंत्र देश अस्तित्व में तब आया था, ठीक है, 4 नवंबर की बात है ये, ठीक है, 4 फरवरी 1948। ठीक है, 4 फरवरी 1948 को बना था, 1956 को नहीं बना था डियर। आंसर गलत है आपका। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल, 18 साल, 25 साल क्या होगी? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ग्राम, यहां क्या पूछ रहा है, ग्राम सभा का सदस्य बनने 21 साल होगा, 25 साल होगा, 18 साल होगा, क्या लगता है क्या होगा? बताइए क्या होगा ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए? प्रश्न का आंसर बताएं, रवि जी बताइए। ना, गलत बात है। 18 साल, 18 साल या उससे अधिक, 18 साल या उससे अधिक है। मुझे पता था या तो 21 लगाओगे तो 25 लगाओगे, नहीं, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है 18 साल होती है, याद रखिएगा, 18 साल या उससे अधिक होती है। हाँ बिल्कुल रवि, 18 होगा। राज्यसभा का कार्यकाल, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है। अब देखिए यहां पे लोग गलत करेंगे भी। राज्यसभा का कार्यकाल बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर, स्पीड थोड़ा दीजिए। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा? नॉर्मली हम पढ़ते क्या है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है, नॉर्मली भी पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ये पढ़ाया जाता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये होता है कभी भंग नहीं हो सकती है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल एक तरीके से ये मानिए कि नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य। तो एग्जाम में हो सकता है इस प्रश्न का आंसर ये बताया जाए कि यह एक स्थायी सदन है। नॉर्मली पढ़ते 6 साल है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहां पे राज्यसभा का पूछा है ना, तो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। अगर राज्यसभा के सदस्य पूछता तो हम बता सकते थे 6 वर्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सी होगा। यह स्थायी सदन है, कहीं भंग नहीं होती है। इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल वो छोड़ते हैं। तो आंसर आपका सही है सी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षण की व्यवस्था करता है? बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण करता है? 106, 128 और 73वां। तो आंसर इसका सही होगा 106, 106। 106वां संवैधानिक संशोधन जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की बात करती है। और मैंने इसको जब पढ़ाया था, पब्लिक पढ़ाया था, आरक्षण का मुद्दा भी हाल ही में उठा था कुछ दिन पहले, तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, इसके बारे में चर्चा की थी कि मैंने कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, और आपसे आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक अगर करंट से है तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसको अच्छे से याद आप कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर सही है ए। अगला प्रश्न, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? एनसीईआरटी में क्लास 9 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए, उसमें लिखा है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस साल लागू किया गया था। पहले निर्वाचक पत्र में क्या होती थी, फोटो नहीं होती थी, ठीक है, बताइए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भारत में कब लागू किया गया? जल्दी से बताइए,
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर बताने सी होगा और कुछ लोग बताएं 2004 में होगा। और लोग बताइए। नहीं, 1993 1993 भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ये जो फोटो पहचान पत्र है, ये जो फोटो पहचान पत्र है, जब प्रारंभ किया गया था तो ये किया गया था 1993 में, 1993 में। और इसमें कहीं भी ऑप्शन 1993 नहीं है, तो आपका आंसर सही है ई सही है। ना 2004 नहीं है, 2004 ई भैया कौन लिख रहा है सी? नहीं मिथिलेश जी, 1993 में है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। एक से अधिक होगा या नहीं होगा? प्रश्न का आंसर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। स्पीड में चलिए, सिर्फ आंसर बताना है आपको। देखिए, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की बात जब होती है तो इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विशेष शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां भी इसके पास है, और अवशेष शक्तियां। अवशेष का मतलब एक तरीके से अवशेष शक्तियां होती हैं जो संविधान के किसी भी सूची में नहीं है, न संघ, न राज्य, न समवर्ती। अलग से अवशिष्ट सूची होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। तो एक से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्लास 9th की एनसीईआरटी में खोलेंगे, नहीं क्लास 10th की एनसीईआरटी सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 या 5 है। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। उसी राजनीतिक दल में बताया गया है जितने भी राष्ट्रीय दल हैं सभी की स्थापना दिवस के बारे में बताया गया है कि कौन सा कब स्थापित हुआ था, कब। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, 1980। बिल्कुल रवि तिवारी जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है ये। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से एक से अधिक। मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो है जाति। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कास्ट फैक्टर। कास्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म में भी जाति ढूंढते हैं, धर्म में भी जाति ढूंढते हैं। तो आंसर सही है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संसद में कौन आता है? सिंपल सा प्रश्न है। जब आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तब आप बताओगे 2, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं, भारतीय संसद कितने अंगों से मिलकर बनी होती, तब आप बताते हैं 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह होता है, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो आंसर सही है इसका सी। सिंपल प्रश्न आए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछ रहा है। राष्ट्रपति की इच्छा के प्रसाद पर्यंत होता है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। अनिश्चित है या एक से अधिक है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है लोग गलत करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब हम किताबों में पढ़ते हैं, पहली बात तो यह है कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। होता क्या है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा का चुनाव जब होता है तो लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी बहुमत में आती है उसी पार्टी के लीडर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ये तो सही है। फिक्स कार्यकाल नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित क्यों? क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, वो भंग भी हो सकती है, तो कोई फिक्स नहीं है। तो आंसर आपका सही है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करेगा? इलेक्शन कमीशन
एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है। भारत देश के संविधान में एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 324। ये पहला ऑप्शन। तो उसका अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना सब काम इलेक्शन कमीशन करता है। और इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। और देश का जो राष्ट्रपति होता है वही इनको मनोनीत करता है, वही इनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भले ही निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो उसके अंडर में काम नहीं करता है। तो आंसर सही है इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन 324। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में राज्य समूह प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? बताइए, संख्या पूछ रहा है, ये संख्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे इसकी संख्या 40 से अधिक है। जल्दी से बताएं। बताइए कहां पे है लोकसभा की संख्या? भाई सबसे ज्यादा तो अपने यहां यूपी में है, 80 है लोकसभा की। तो 40 से अधिक और कहां कहां है? देखिए उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रत्येक राज्य की लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। 40 से अधिक है। ठीक है, बी लगा लीजिए आंसर। सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट पूछ रहा है, भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? क्लास 10th में है, क्लास 10th में है। आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स खोलेंगे, कंज्यूमर राइट चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी क्लास 10th कंज्यूमर राइट चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के अधिकार। उसी में आरटीआई भी दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। उसी में क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर सही है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सूचना नहीं जो देश हित में ना हो, उसको नहीं देंगे। अब आप आरटीआई के अंतर्गत ये कह दो कि भैया हमको बताइए कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल कैसे बनती है, हमको बता दीजिए, वो थोड़ी ना बताएंगे आपको। तो ऐसा नहीं है। तो आंसर सही है आपका सी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पंचायत समिति, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या लगता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रश्न का आंसर बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। 21 का सी बता रहे हैं, 22 का बताइए, 22 का, 22 का बताइए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है पंचायत समिति, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी। तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ये राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत होता है ये राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? गुड इवनिंग प्रतिभा जी, पेपर कैसा गया कल आपका? पेपर कैसा गया प्रतिभा जी बताएं। पुंछी आयोग का संबंध किससे है बताइए। देखिए एम पुंछी जो न्यायाधीश थे, इनका इनसे जो इनके नेतृत्व में जो आयोग बना था वो किस चीज को लेकर बना था? केंद्र राज्य संबंधों से लेकर बना था। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बना था। बिल्कुल, मधु जी ए कह रही, मिथिलेश जी ए कह रहे हैं, रवि तिवारी जी बी। बिल्कुल रवि तिवारी जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के बना था। अब ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, पुंछी आयोग नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? लिखित संविधान होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक होता है?
2007 में आया था। अच्छा लक्ष्मी जी गुड इवनिंग, स्वागत है। प्रश्न का आंसर बताएं क्या होगा, 24वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है, देखिए संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, तो बिल्कुल आंसर ये होगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि संघीय संविधान सर्वोच्च है, उसी के दायरे में रहकर काम करना है। कठोर संविधान होता है, बिल्कुल सही हो, कहीं कहीं पे लिखित होता है, कहीं कहीं पे अलिखित भी होता है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी कल ही संविधान की मैराथन क्लास दी थी और क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज, सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 है। उसमें बताया गया कि 3 तरह के मंत्री होते हैं हमारे यहाँ, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर, राज्य उप सहायक मंत्री, और तीनों मंत्रियों के समूह को ही बोलते हैं हम लोग क्या, मंत्री परिषद। मैंने अभी कल संविधान की क्लास पढ़ाई 4 घंटे की, उसमें बताया था कि हमारे 3 तरह के मंत्री होते हैं और तीनों प्रकार के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्री परिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त, बहुत अच्छा हुआ था। चलिए अच्छा अभी रास्ते में आ रही हैं, चलिए अच्छी बात है, पेपर बढ़िया गया, तो आंसर आपका सही है ये डी। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है, बताइए। 29 विषय हैं, 18 विषय हैं, 33 विषय हैं, बताइए क्या होगा। सर मनु से, गांधी से और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आए थे। चलिए ये सब आपने पढ़ा था, मैंने क्लास में पढ़ाया था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई थी, प्रश्न आपने कर लिया था ना। मुझे पहुंच के व्हाट्सअप करिएगा, आराम से प्रयागराज पहुंच जाइए, उसका मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं देखूंगा, ठीक है। देखिए व्हाट्सअप कहाँ, पेपर तो उसमें था, आ ही नहीं पाएगा, याद होगा कौन सा क्वेश्चन आया था बताइएगा। चलिए बताइए 26वें प्रश्न का आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। जैसे केंद्र सरकार के लिए क्या बताया गया कि संघ सूची में जो विषय है उससे संबंधित कानून बनाएगा, राज्य सूची में जो विषय है उससे संबंधित कानून राज्य सरकार या राज्य का विधानमंडल बनाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें कानून संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन दोनों में मतभेद हो गया तो बात केंद्र की मानी जाएगी, संघ की मानी जाएगी। लेकिन स्थानीय, केंद्र और राज्य के अलावा एक स्थानीय शासन भी होता है हमारे यहाँ, लोकल गवर्नमेंट भी होती है, इसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम ये सब आते हैं, और इनके लिए संविधान की 11वीं सूची में 29 विषय बताए गए हैं। ऐसे ग्राम पंचायत है तो गांव में पौधारोपण करना, पानी की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा की व्यवस्था करना, मिनी स्टेडियम खोलना, छोटी मोटी लाइब्रेरी खोलना, ये सारे जो काम हैं वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। 29 विषय हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए। अभी कल ही हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाए थे, बताइए क्या होगा, प्रश्न का आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंगनाथ मिश्रा जी हैं, जेएस वर्मा जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है ये। चलिए इसका आंसर है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ए नहीं है, ए नहीं है सभी लोग ए बता रहे हैं, चेंज हो गए होंगे। और लोग बताइए। बिल्कुल सी है, अरुण कुमार मिश्रा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होता है इसे क्या कहते हैं। अब विधायिका किसे कहते हैं, जो विधि बनाने का काम करती है। अब हमारे यहाँ विधायिका जैसे राज्य में है, राज्य विधानमंडल है, उसमें विधानसभा है, विधान परिषद है, और संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है।
ये सब विधि बनाती हैं। अब इससे भी विधानसभा और लोकसभा की स्पेशली बात हो रही है कि विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव जब होता है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले, ठीक प्रतिभा जी, अच्छा ठीक है, अच्छा राज्यपाल से आया था, अरे वाह। तो जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके पहले चुनाव होता है, तो उससे क्या कहते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, मध्यावधि चुनाव होता है। जैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के पहले ही विधानसभा भंग हो गई, 2.5 साल में 3 साल में भंग हो गई, 2 साल में भंग हो गई, तो दोबारा पूरे विधानसभा का चुनाव फिर से होगा किसी राज्य में, उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उपचुनाव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सदस्य है, एक राज्य की विधानसभा का है या केंद्र में संसद की लोकसभा का है, कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन 2-2.5 साल 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, तो वहां पे क्या होता है, उपचुनाव होता है सिर्फ बचे हुए समय के लिए, तो उसे उपचुनाव बोलते हैं। और आम चुनाव क्या होता है, जो हर साल लगातार 5 वर्ष पे होता है, वो आम चुनाव होता है। क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया है। आंसर सही है आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, बताइए, यह अधिक उत्तरदायी है, निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ा सकती है। एनसीईआरटी में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डिक्टो यही लाइन लिखी है, डिक्टो यही लाइन लिखी है। क्लास 9th की एनसीईआरटी में सिविक्स में डिक्टो यही लाइन लिखी है, प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि इनमें से सभी एक से अधिक हैं, सब होता है। अधिक उत्तरदायी होती है, बिल्कुल उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सच बात है, उत्तरदायी होती है, बिल्कुल उत्तरदायी होती है। ये क्यों, जनता ने चुना सरकार को, जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होता है, डिसीजन मेकिंग में सुधार होता है, क्योंकि वो जानती है अगर हम कोई गलत निर्णय देंगे तो अगली बार हमारी सरकार नहीं आएगी। नागरिकों की गरिमा, बिल्कुल नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है भाई, बिल्कुल बढ़ाती है। क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि नागरिक उनको चुनते हैं ना, तो नागरिकों को एक प्राउड मूवमेंट देती है कि हमने सरकार को चुना है, बिल्कुल मेरा भी योगदान इसमें है। तो आंसर आपका सही है, एक से अधिक, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मंडल आयोग के बारे में पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, बताइए। मंडल आयोग के बारे में पूछा है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है, बताइए क्या आंसर होगा। मंडल आयोग के बारे में पूछा, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, ठीक है, चलिए ठीक। अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी, इसकी सिफारिश 1980 में लागू हुई थी। एक से अधिक, एक से अधिक है, एक नहीं एक से अधिक है, बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 का भी डी है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से कम करके 18 साल की गई इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। मैंने इसको कई बार प्रैक्टिस में भी कराया है, कई बार मैंने इसको प्रैक्टिस में भी कराया है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हुआ था कि वोट देने की जो थी वो 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई है। बताइए क्या होगा। भारत देश के संविधान में एक संशोधन हुआ था, 61वां संवैधानिक संशोधन, और उसी के आधार पे वोट देने की आयु जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो 61वां संवैधानिक संशोधन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास में कई बार ये प्रैक्टिस कराया था मैंने, कई बार पब्लिक क्लास में बोला था कि अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तब भी, नहीं तो समय कम है, जो बंदा से प्रैक्टिस कर लेगा जो मैं करा रहा हूं, या मैं सिलेबस पे डिस्कस किया था और कहा था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना पढ़ लिया होगा, पेपर उसके लिए बहुत लाजवाब रहा होगा। अगला प्रश्न, भारत का निर्वाचन आयोग बताइए क्या है। इलेक्शन कमीशन, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 सिविक्स। एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। इनमें से एक से अधिक है, कोई नहीं। बिल्कुल लक्ष्मी जी, 61वां संवैधानिक संशोधन, बिल्कुल। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल पहली बात तो ये एक स्वतंत्र संस्था है, निकाय का मतलब होता है संस्था, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, ये एक स्वायत्त संस्था है। ये ऑप्शन भी आपका एकदम सही है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन से किसी आर्टिकल, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और 25 जनवरी 1950 को स्थापित। एक से अधिक, एक से अधिक, डी, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए मधु जी, रुचि जी, लक्ष्मी जी, रवि जी, सभी लोग बता रहे हैं डी है। जी हाँ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। कितना सिंपल पेपर आया था।
मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई, अब बताइए। भारत देश के संविधान में कल की संविधान को जो मैराथन क्लास में 4 घंटे केवल एक ही संविधान कंप्लीट पढ़ाया था। कंप्लीट मेरा सेंस ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्योंकि आज नेट जेआरएफ का पेपर था, तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। मूल अधिकार हमने लिया कहां से है, अमेरिका से लिया है, और इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6 अधिकार हैं, मान्यता दी गई। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की, ये 6, वर्तमान में 6 हैं, स्टार्टिंग में 7 थे, स्टार्टिंग में 7 थे। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, पहले संपत्ति का अधिकार भी था इसमें, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 6 है, लेकिन क्या पूछ रहा है, मौलिक रूप से। देखिए सेंटेंस आया है, सेंटेंस आया है लोग कच्चा खाए हैं, सेंटेंस आया लोग कच्चा खाए हैं। पूछा क्या है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी। मौलिक रूप से स्टार्टिंग के समय से तब 7 थे। ये नहीं पूछा है कि वर्तमान में कितने हैं, ये नहीं पूछा है कि वर्तमान में कितने। 90% लड़के 6 मार्क के आए होंगे, 6 मार्क के आए होंगे, 90% लड़के 6 मार्क के आए होंगे। और पूछा है मौलिक रूप से, यानी स्टार्टिंग के समय से मौलिक रूप से कितने थे, तब 7 थे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार भी था इसमें, जो कि किसमें था, अनुच्छेद 31 में था, जिसको हटा करके क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 300 के ए में या 300 के का में ऐड कर दिया गया था, ये था। ठीक है, बी, हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल का क्या कार्य है, बताइए। प्रश्न सिंपल सा है, बताइए राजनीतिक दल का क्या कार्य है। जनमत जुटाना, बिल्कुल सही है। नीति विकल्प का प्रदान करना, बिल्कुल सही है। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, यह भी सही है। एक से अधिक जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता को जनमत जुटाना चाहते हैं अपने पक्ष में, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे फेवर में आए। नीति विकल्प प्रदान करना, ये भी है, बिल्कुल सही है। पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, कैसे क्या होगा डिस्कशन करते हैं, और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा चाहते हैं, बिल्कुल सही है तीनों। जब जो बच्चे हमसे जुड़े थे, एडमिशन लिए थे, उसमें मैं राजनीतिक दल पढ़ाया था कि ये प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इनको राष्ट्रीय दल कहते हैं, इनको क्षेत्रीय दल कहते हैं। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या किसी भी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है बताया था। और क्लास 10th में पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल चैप्टर ही है। आंसर सही है डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत का राज धर्म क्या है, हिंदू, बौद्ध, जैन। अब ये क्वेश्चन तो कोई नहीं गलत करेगा, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा, ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कोई गलत करेगा। भारत का राज धर्म, ना तो आप जानते हैं, ना तो हिंदू है, ना तो बौद्ध है, ना तो जैन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैंने कल की मैंने संविधान जब पढ़ाया था तो वहां पे एक शब्द इस्तेमाल है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, या क्लास 9th की एनसीईआरटी के सिविक्स में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसमें दिया है। प्रस्तावना के जो कीवर्ड हैं, बुक में ऐसे बना है, बीच में प्रस्तावना लिखी है और ऐसे किनारे किनारे कीवर्ड जो हैं उनके बारे में लिखे हैं। ऐसे इस तरह से बुक में पेज पे बना हुआ है, इस तरह से। धर्मनिरपेक्ष क्या है, गणराज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, सब लिखा हुआ है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता, कोई राजधर्म नहीं है उसका, ई है, ये तो सब जानते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिक को भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का एक है। संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी है। देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता ये भी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये कल की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। और क्लास 9th की एनसीईआरटी में सिविक्स में लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार, उसमें दिया है, उसमें दिया है। और कल मैंने पढ़ाया था 9 बजे से 1 बजे तक संविधान की क्लास में, तब मैंने बताया था अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपको ये तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, सारे अधिकार ये प्राप्त हैं, सारे अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार में दिया है, स्वतंत्रता के अधिकार में। सिंपल सा प्रश्न है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 मिलेगा आपको, बताइए क्या होगा। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? 77 में, 67 में, 1971 में। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, आपको ये मिल जाएगा, या फिर उसमें है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे लास्ट टॉपिक है सिविक्स में है, ठीक है। ये दिया गया था 1971 में, गरीबी हटाओ का नारा। सी है, बिल्कुल बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अभी हमने कल भी बात की थी, और सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में के। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का। देखिए यहां पे प्रश्न को पहले जान लीजिए, क्या कह रहा है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति की जो है क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। ये राष्ट्रपति की क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। और मैंने कभी कल की क्लास में बताया था, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में आता है कि वो है राज्यपाल को नियुक्त करता है, इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको अपॉइंट करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को नियुक्त करने का काम करता है, ठीक है। इस SC ST OBC जो आयोग होता है अलग अलग, इनके हेड को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये आंसर सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? बताइए। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किसने किया था? बताइए। कितना क्या रहेगा सोर्स? अच्छा, स्कोर रहेगा। 1 मिनट शक्ति से हम उसी पे आ रहे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेते हैं। बताइए क्या होगा। आधुनिक समय में किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूजीलैंड ने दिया था। आधुनिक समय में इस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, न्यूजीलैंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना इंग्लैंड नहीं, न्यूजीलैंड, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यहां पे ऑप्शन देखिए 4 दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है पूछ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल लोकदल है, हरियाणा विकास पार्टी ये भी है। तो ये इनमें से होगा ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रश्न इतने टफ आए हैं कि जो है बहुत कम होगा। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ भैया जाएगा, कट ऑफ जाएगा। जिन लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, सिर्फ एनसीईआरटी, तो वो बहुत ज्यादा नहीं, 6-7 नंबर से 5-4-5 नंबर से आगे पीछे लटकेंगे, श्योर है लटकेंगे, सच बात है लटकेंगे। और जिन्होंने एनसीईआरटी के अलावा अलग से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी,